Good morning, students. I am Aruna Sawa from the digital platform of Mahesh Shiksha Sadan. We had started our class 12th lesson 1 panorama book and we had completed two parts of the lesson. Now we will summarize some story of these topics. Now in the first topic, in the first part, we will see that ये हमने देखा था कि जो महाराजा प्रतिबंधपुरम जो थे, उन्होंने अपने नाम के आगे बहुत सारे निकनेम लगा रखे थे और उन निकनेम में से एक जो निकनेम था जिलानी जुंगजुंग बहादुर भी था। और उनकी जब उनका बर्थ हुआ था उस समय एक जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने कहा था कि इसकी डेथ होगी, इसकी जिस ग्रह नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है तो इनकी डेथ बहुत जल्दी से या बहुत जल्दी होगी। लेकिन उसी समय ये बच्चा जो होता है 10 डेज़ का होता है और वो बोल पड़ता है और सब लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि किस तरह से ये बच्चा 10 डेज़ का बच्चा बोल रहा है। और उन्होंने फिर उसे सुना, न केवल उस बच्चे ने केवल स्पीच दिया, बात की, वरन उसने आर्ग्यूमेंट भी किया। उसने कहा कि डेथ के बारे में तो सभी जानते हैं कि जो लिविंग क्रिएचर है या जो लिविंग थिंग है उसका एक दिन डेथ होना ही है, लेकिन आप इससे और अलग बात अगर आप बताओ तो इसका मतलब है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं बता सकता हूँ कि अलग बात क्या है। तो वो उसे बताता है कि अलग बात ये है कि ये जो बच्चा है वो जिस ग्रह नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है वो ग्रह नक्षत्र इसका क्या है, वृषभ राशि जो होती है वो है, और उसका साइन जो होता है बुल है। और इसके लिए बुल जो है टाइगर का अपोजिशन करता है, वो विरोधी होता है इसीलिए, या एनिमी होता है। इसीलिए इसकी जो डेथ होगी वो किससे होगी, उसकी डेथ होगी उससे, टाइगर से इसकी डेथ होगी। तो इस तरह का अनाउंसमेंट वो कर देता है। और वो इस तरह की सारी बात जब सुनता है तो उसे लगता है कि ये कैसे बोल रहा है, इतनी बात ये कैसे कर रहा है। ठीक है, तो फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जब धीरे धीरे ये जो बच्चा है बड़ा होता है, लेकिन उस समय तक ऐसी कोई और नई घटना नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो जो अपने उसके साम्राज्य के लोग होते हैं, किंगडम के लोग होते हैं, वो वहाँ पर इस तरह का रूमर फैला हुआ है कि राजा की जो डेथ होगी वो किससे होगी, किंग के माध्यम से, टाइगर से होगी। ये बात जब राजा के पास पहुंचती है तो वो कहता है कि अब उसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका टाइगर का। तो वो अब एक प्रोक्लेमेशन कर देता है, और वो क्या प्रोक्लेमेशन वो अनाउंस कर देता है कि अब जो है वो क्या उसका एक ही लक्ष्य रहेगा, और वो लक्ष्य रहेगा कि जितने भी टाइगर्स हैं उन टाइगर्स को क्या करना है, किल करना है। और अपने सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को किल करना गलत नहीं है। तो इस तरह की वो बात रखता है। तो जो होते हैं उनके एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनमें से एक जो मेन एस्ट्रोलॉजर उसको बुलाया जाता है और वो बोलता है, वो उससे बुलाकर उसे पूछता है कि भाई क्या था प्रोक्लेमेशन, क्या था, मुझे वापस से बताओ। तो वो प्रोक्लेमेशन करता है, कहता है कि आपको 99 टाइगर तो आप मार सकते हो कैसे भी करके, है ना, लेकिन जब 100 जो टाइगर होगा उसको आप बहुत केयरफुली और बहुत ध्यानपूर्वक आप उसका ध्यान रखना, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि अगर मैंने मार दिया तो क्या होगा। तो कहता है कि वो मतलब एक बैट जैसी हो जाती है, शर्त जैसी लग जाती है, अगर आपने मार दिया 100 टाइगर को तो मैं क्या करूँगा। जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है कि मैं अपना एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी बुक हैं वो सारी बुक को फाड़ दूंगा, जला दूंगा, और इसके साथ साथ मैं जो हेयर्स हैं, वो जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं उनको मैं कट करके मैं अपना जो प्रोफेशन है वो चेंज कर लूँगा और मैं कुछ और वर्क करने लग जाऊँगा, एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दूँगा। नाउ द थर्ड पार्ट will start. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhpuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone to a tiger, all his wealth and property would be confiscated. बता दें कि we will discuss some hard words with the explanation. From that day onwards, उस दिन से ही it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम में जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम हो गया। क्यों? क्योंकि द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। बैंड करना, राजा जो प्रतिबंध लगा देना था, तो उसने बैंड कर दिया किसको, हंटिंग को, शिकार करने को बैंड कर दिया। अब कोई भी
सिंपल या सामान्य लोग जो हैं वो हंटिंग नहीं कर सकते टाइगर हंटिंग, तो उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं करेगा, एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, महाराजा के अलावा कोई भी व्यक्ति टाइगर को नहीं मारेगा। अब प्रोक्लेमेशन करना मतलब एक घोषणा कर देना, पूरे साम्राज्य में ये घोषणा करवा देना। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट, ये प्रोक्लेमेशन करवा दिया जाता है, एंड दैट इफ़ एनी वन डेयर करना मतलब किसी ने हिम्मत भी अगर करी है टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, फ्लिंग करना मतलब फेंकना, उस एक पत्थर भी अगर किसी टाइगर की तरफ अगर किसी ने व्यक्ति ने फेंक दिया और अगर राजा को पता चल गया तो क्या होगा, उस व्यक्ति की सारी संपत्ति जो होगी, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसका जो धन संपदा जितनी भी होगी वुड बी कन्फिस्केटेड मतलब उसकी जो जब्त कर ली जाएगी, उसकी सारी ज़मीन पर, जायदाद पर, धन पर, पैसे पर राजा का कब्जा हो जाएगा, राजा के पास वो चली जाएगी। The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. The Maharaja vowed मतलब कसम खाना, वो अब कसम लेता है, he would attend to all other matters. He would attend to all other matters only after killing the 100 tiger. So अपने जितना भी काम है सब काम वो पीछे छोड़ देगा और he gives only the attention on the टाइगर हंटिंग, केवल उसका एक अटेंशन या उसका जो मेन एम क्या रहेगा, केवल टाइगर हंटिंग का रहेगा, उसको वो और ध्यान किधर भी ध्यान नहीं देगा। इनिशियली मतलब आवश्यक रूप से सबसे पहला काम उसका जो है वो पहला काम क्या रहेगा, पहला काम रहेगा द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, अपना एम्बिशन, अपना उद्देश्य, अपना एम, उसका लक्ष्य क्या है, सिर्फ उसको उस लक्ष्य की तरफ ध्यान देना था। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर, देयर वर टाइम्स when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. Not that he faced no danger. ऐसा नहीं है कि उसे कभी भी डेंजर या खतरे का सामना नहीं करना पड़ा। किसी टाइगर को मारना कोई आसान बात नहीं होती है। देयर वर मैनी टाइम्स ही मिस्ड हिज एम्ड, बहुत बार वो अपना जो एम्ड होता है अपना मिस कर देता है, अपना मार्क जो होता है, अपना जो निशाना है वो उसे मिस कर देता है। एंड द टाइगर लैप्ड अपॉन मतलब जंप अपॉन हिम, जो टाइगर है उसके ऊपर जंप भी कर देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि टाइगर जंप उसके ऊपर कर देता है। एंड ही फॉट द बीस्ट मतलब उस जानवर से वो फॉट करता है, लड़ाई करता है। कैसे? विद हिज बेयर हैंड्स, मतलब खाली हाथों से, उसके पास कोई हथियार नहीं होते हैं, बिना हथियार के वो उस टाइगर से लड़ता है। एंड ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर टाइम महाराजा जो है वही जीतता, मतलब टाइगर से वो अपने केवल बेयर हैंड से, मतलब अपने को निहत्ते, जिसको आप बोल सकते हो निहत्ते, कोई हथियार उसके पास नहीं था, और इस तरह से वो लड़ाई करता है और हर लड़ाई में वो क्या होता है, वो जीत जाता है। At another time he was in danger of losing his throne. कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्या होता है, लॉसिंग हिज थ्रोन का मतलब होता है अपना साम्राज्य। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो अपना साम्राज्य ही खो देगा। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग tigers and fonder of being photographed with the tiger he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhpuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. अनदर टाइम जब दूसरी बार कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का उस समय रूल था, तो ब्रिटिशर्स भी इसको क्या कर सकते थे, उसके रूलों से हटा सकते थे, उसका साम्राज्य वो लोग छीन सकते थे। सो अ हाई रैंकिंग ब्रिटिशर ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। जो हाई रैंकिंग ऑफिसर थे, जो अच्छी पोस्ट पर थे ऑफिसर, वो प्रतिबंधपुरम में विजिट करने आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, और उसे भी क्या था, हंटिंग करना बहुत पसंद था। फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत पसंद होना, फॉन्ड ऑफ हंटिंग। एंड ही हैड शॉट, और वो क्या चाहता था, वो चाहता था कि उसे वो मारे और उसके साथ फोटोग्राफ ले। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम।
यूजुअल जनरली जैसे पहले किया करते थे वैसे ही वो अब भी करना चाहते थे। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो थे, रिजॉल्व मतलब अपना जो उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा ली थी उस प्रतिज्ञा में वो बहुत दृढ़ निश्चय थे, वो उससे हटना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, द महाराजा वॉज फर्म, डटे रहे अपनी इस रिजॉल्व पर। एंड ही रिफ्यूज परमिशन, उसने परमिशन देने से मना कर दिया। रिफ्यूज़ करना, मना करना, परमिशन मीन्स जो आज्ञा देते हैं वो चीज़ होती है। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट। मैं आपके लिए किसी और हंट की व्यवस्था कर देता हूँ, लेकिन टाइगर हंटिंग सिर्फ आप मेरे लिए छोड़ दो। आप बोर हंट कर लो, बोर मतलब सुअर का, ठीक है, सुअर का हंट कर लीजिए, माउस का हंट कर लीजिए, लेकिन टाइगर हंट सिर्फ मेरे लिए आप छोड़ दीजिए। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, मैं आपको मॉस्किटो हंट के लिए भी आपको परमिशन दे दूंगा, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, लेकिन टाइगर हंट बहुत इम्पॉसिबल सा है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स इज the British officer's secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if another British officer turned up for tiger hunts? सो द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी, इन ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी था, उन सेंट वर्ड, कुछ वो लिख के भेजता है, सेंट वर्ड टू द महाराजा को भेजा थ्रू द दीवान के थ्रू उसने कुछ वर्ड्स लिख के भेजे, और क्या थे, दैट द दुराई हिमसेल्फ डिडंट हैव टू किल द टाइगर। जो दुराई है, वो व्यक्ति जो है, ऑफिसर जो है, वो नहीं चाहते केवल कि वो मारे नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, वो नहीं मारेंगे, लेकिन द महाराजा कुड डू द एक्चुअल, महाराजा मारे उसको, एक्चुअल किलिंग तो कौन करेगा, महाराजा करेगा। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द दुराई वांट टू टेक अ फोटोग्राफ विद द दैट टाइगर के साथ क्या चाहता है, वो एक फ़ोटोग्राफ लेना चाहता है, लेकिन महाराजा उसको भी मना कर देता है। कैरकस मतलब वो जो मरा हुआ होता है टाइगर, उसको होता है कैरकस बोलते हैं, उसकी डेड बॉडी को। एंड बट द महाराजा वुड नॉट एग्री, बट द महाराजा वुडंट एग्री ऑफ दिस प्रपोजल। एंड इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, व्हाट वुड ही डू, अगर वो इस बात से रिलेंट कर लेता, उस बात को एग्री कर देता, मान जाता, तो उसे और ऑफिसर्स जो थे उनकी बात भी माननी पड़ती। सो इवन डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप द टाइगर हंट, तो वो लोग भी क्या करने आते, इस तरह से वो भी कहते और उनकी बात उसको भी माननी पड़ती। बिकॉज ही prevented British officers from fulfilling his desire. The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. अब क्योंकि प्रिवेंट करना, रोक लेना, क्योंकि उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स को रोक लिया था, उसकी इच्छा फुलफिल नहीं की, फुलफिल करना, पूरी करना, डिज़ायर मतलब उसकी इच्छा, क्योंकि उसने उसकी इच्छा पूरी नहीं की थी। द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, तो महाराजा जो थे वो अपना किंगडम लॉस करने के लिए, मतलब वो एक खतरे में आ गए थे, अपना किंगडम शायद वो लॉस कर सकते थे। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू, जो महाराजा जो थे और जो दीवान थे उन्होंने क्या किया, हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर द इशू। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच फॉरवर्ड to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent sample of expensive diamond rings of different designs. तो क्या होता है, जो महाराजा थे, जो दीवान थे, जो महाराजा एंड द दीवान, जो उन्होंने क्या किया, डेलिब्रेशन, विचार विमर्श किया, डेलिब्रेशन करना, विचार विमर्श करना, इस बात पर, इस मामले पर विचार विमर्श किया कि अब क्या करें। उसका रिजल्ट क्या निकला, एक टेलीग्राम भेजा गया था। डिस्पैच करना मतलब भेजा जाना, कहाँ पर भेजा गया, और ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता में जो ब्रिटिशर्स कंपनी का जहाँ पर आप बोल सकते हो ऑफिस है, उस जगह पर उसे भेजा गया। एंड उसे क्या कहा गया, ऑफिसर को कहा गया, द किंग ऑफ द मिनिस्टर एंड सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड, उन्हें कहा कि कुछ सैम्पल भेजो एक्सपेंसिव डायमंड के, रिंग के, और अलग अलग डिज़ाइंस होनी चाहिए। सम 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officers. Good lady, the king and the minister expected the Durai Sani
to choose one or two ring and send the rest back within no time at all. The Duraisani sent her reply, thank you very much for your gift. सो उसने जो डायमंड रिंग्स मंगाई थी डिफरेंट डिज़ाइन की, तो वो सारी डिज़ाइन की वो रिंग किसको भेजता है वो, सम 50 रिंग्स अराइव, कितनी रिंग्स आ जाती है उसके पास, 50 रिंग्स उसके पास पहुंचती है, अराइव होना, पहुंचना. एंड द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी मीन्स ऑफिसर की जो वाइफ होती है उसके पास भेजता है वो सारे रिंग्स को. द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराइसानी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स. जो राजा और दीवान होते हैं वो सोचते हैं कि 1-2 रिंग उसमें से चूज़ करके वो फिर से सारा वापस हमें भेज देगी. बट जो दुराइसानी वो सेंट रिप्लाई, उसने अपना रिप्लाई भेजा दैट थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट, आपको अपना धन्यवाद अपने इन गिफ्ट के लिए. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, and he had managed to retain his kingdom. वो कहता है कि इन 2 days 2 दिन में ही एक जो उसके पास भी बिल आता है, क्या आता है बिल, कितने लाख रुपीज़ का, 3 लाख. उस समय की 3 लाख रुपीज़ की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी ब्रिटिशर्स के समय की. सो कैम फ्रॉम द ब्रिटिश जूलर्स के पास उससे आता है. द महाराजा वॉज हैप्पी, बहुत खुश होता है इस बात को सुनकर कि 3 लाख के बदले ही उसे अपना 3 लाख के बदले के कारण उसे अपना साम्राज्य नहीं खोना पड़ेगा, उसने अपने साम्राज्य को बचा लेगा. तो हमारा जो ये 3rd पार्ट है वो यहीं एंड होता है कि इसमें हमने देख लिया कि किस तरह से जो महाराजा है वो ब्रिटिशर्स को मना कर देते हैं कि वो हंटिंग नहीं कर सकते हैं. हंटिंग कौन कर सकता है, केवल एक राजा, मैं ही करूँगा, मेरे अलावा कोई भी हंटिंग नहीं करेगा. केवल फोटोग्राफ के लिए भी वो मना कर देता है. इस तरह से वो ब्रिटिशर्स से दुश्मनी मोल ले लेता है, लेकिन फिर एक प्लानिंग करता है और ब्रिटिशर की जो वाइफ थी, ऑफिसर की वाइफ थी, उसको वो कुछ गिफ्ट भेजता है जिससे उसे क्या होता है, वो अपने आप को उन पैसों से, क्योंकि वो उनसे मांगने लगता है क्योंकि उसने भेजे थे, तो उन पैसों से वो अपने साम्राज्य को बचा लेता है. तो इस तरह से ये हमारा जो लेसन होता है वो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.